बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ZJ लीगल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कॉन्ट्रैक्ट चेक की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है या प्रॉमिस जो है वो कहाँ और कब परफॉर्म करना है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कब करनी है, जो कि डिस्कस्ड है सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक। आज के इस लेक्चर में हम 5 सेक्शंस पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन 46। जैसा कि आपको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की प्लेस और टाइम के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि प्रोमिसी रिक्वेस्ट करे, उसके बाद प्रोमिसर जो है वो परफॉर्मेंस करे। अब ऐसा कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट वगैरह भी बनानी नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं है प्रॉमिस के अंदर, और कोई परफॉर्मेंस का टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो फिर परफॉर्मेंस कब होगा? क्या ये परफॉर्मेंस 5 साल के बाद भी हो सकता है? क्या ये 10 साल के बाद हो सकता है? नहीं। ये कब हो सकता है जी? हालांकि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो फिर वो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म करना है। अब रीजनेबल टाइम क्या है? ये हर सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट होता है। अब जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब आप फॉर सपोज फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो फीस है, अगर उसकी डेट मेंशन है कि 12 जनवरी तक उस आपने पे करना है, अब 12 जनवरी तक आपने अगर पे करना है, ये लिखा हुआ है चालान में, तो फिर तो वो उसमें के अंदर आपने पे करना है, पेमेंट करनी है, परफॉर्म करना है, ठीक है जी, जितना भी होगा। लेकिन अगर ये टाइम मेंशन नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम के अंदर। अब रीजनेबल टाइम इस केस में, चालान वाले केस में क्या है, अब चालान अगर फर्स्ट सेमेस्टर का है तो उसका रीजनेबल टाइम ऑफ परफॉर्मेंस भी फर्स्ट सेमेस्टर ही है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने तक आपने चालान पे करना है, क्योंकि रीजनेबल टाइम फर्स्ट सेमेस्टर के चालान के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही है। अब यहाँ पे जो सेक्शन की रीडिंग है वो क्या कहती है? वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। तो reasonable time ये है। अगर आगे हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इन ईच पर्टिकुलर केस और सर्कमस्टेंसेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये डिफरेंट हो सकती है। चालान वाले केस में फर्स्ट ईयर था, लेकिन कोई ऐसा केस हो सकता है उसमें 1 साल 2 साल तक भी रीजनेबल टाइम हो सकता है। तो इट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। अब हमारे पास है सेक्शन 47, जिसमें टाइम जो डेट है वो स्पेसिफाइड है, लेकिन कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। अब कब करना है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्रॉमिसेस टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, मीन्स टाइम परफॉर्मेंस की जो डेट है वो फिक्स्ड है, एंड द प्रोमिसर हैज़ अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। द प्रोमिसर में perform it at any time during the usual hours of business on such day and at a place at which promise ought to be performed। like यहाँ पे illustration है। अब illustration क्या कहता है? illustration हमें कहता है कि A promises to deliver goods at B's warehouse on the 1st January। A ने goods deliver करने हैं B के warehouse में, ठीक है जी, मीन्स गोदाम में। अब गोदाम में पैक जो है वो डिलीवर करने हैं 1 जनवरी को, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन अब इसने डिलीवरी कब करनी है? यूजुअल हावर्स ऑफ बिजनेस जो हावर्स होते हैं यूजुअल, फॉर सपोज 9 to 5 वगैरह जो भी हैं उनके दौरान। ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे आके डिलीवरी दे, वो बिजनेस हावर्स नहीं है।
रात को 2 बजे आके डिलीवरी दे के मैं परफॉर्म करने आया हूँ, तो वो डिलीवरी नहीं होगा। भले वो सर्टेन उसी डेट में 1 जनवरी को हो, लेकिन यूजुअल बिजनेस आवर्स में हो। ठीक है जी। जैसा कि इलस्ट्रेशन में अब वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो आफ्टर यूजुअल आवर्स, जब गोदाम बंद हो चुका है उसके बाद डिलीवर करने आ गया, तो इट मीन्स कि उसने अपने प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म नहीं किया। अब हमारे पास है सेक्शन 48, जिसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत है कि प्रोमिसी जो है वो प्रोमिसर को एप्लीकेशन दे, रिक्वेस्ट करे परफॉर्मेंस के लिए। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ये क्या कहती है? ये कहती है कि व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे and promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, means के promisee की तरफ से एप्लीकेशन देना, रिक्वेस्ट करना ज़रूरी है, तो it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of the business। तो ये promisee की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर उसने promiser ने परफॉर्म करना होगा। अगला सेक्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन 49, जिसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे टाइम और प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस भी फिक्स्ड कोई नहीं है। प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो फिर ये ड्यूटी है प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी को कहे कि कोई परफॉर्मेंस का प्लेस वगैरह फिक्स कर दो कि मैं वहाँ पे आके परफॉर्मेंस करूँ। वहाँ पे फॉर सपोज डिलीवरी का मामला है तो वहाँ पे आके डिलीवरी करूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। ठीक है, तो फिर जो promiser अप्लाई करेगा promisee को कि वो सर्टेन प्लेस वगैरह फिक्स कर दे परफॉर्मेंस के लिए, रीजनेबल प्लेस हो। ऐसा नहीं है कि वो जाके दुबई में फिक्स कर दे कि दुबई में जाके मुझे परफॉर्मेंस दो। ठीक है जी, रीजनेबल प्लेस होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए। अब फिर प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो उसी फिक्स जगह पे परफॉर्मेंस करे। देखिए हमारे पास अब बात आती है कि परफॉर्मेंस किस मैनर में और किस टाइम होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस जो है उस मैनर में होनी चाहिए जिस मैनर में प्रोमिसी प्रिस्क्राइब करे या फिर प्रोमिसी इजाज़त दे। फॉर सपोज कोई केस है, कोई डिलीवरी करनी है, अब कोई चीज़ डिलीवर करनी है और प्रोमिसी कोई पर्टिकुलर मैनर बताता है कि इस तरीके से तुमने डिलीवरी करनी है, तो ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो उसी तरीके से प्रोमिसी को परफॉर्मेंस कर दे। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन्ड बाय प्रोमिसी। ठीक है, बाय प्रोमिसी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। जिस तरीके से प्रोमिसी चाहे, जिस तरीके से प्रोमिसी इजाज़त दे या जिस तरीके से प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब्ड किया हो, उसी मैनर में परफॉर्मेंस देनी है। इसके अगेंस्ट अगर कोई और मैनर में परफॉर्मेंस हो जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। परफॉर्मेंस उसी मैनर में करनी है जिस मैनर में प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब किया है या इजाज़त दी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सिंपली ये देखा, ये सारे जो 5 सेक्शंस हैं इनका निचोड़ ये है कि परफॉर्मेंस और प्लेस जो है, जो प्रोमिसी जो मैनर प्रिस्क्राइब करे, टाइम प्रिस्क्राइब करे, प्लेस प्रिस्क्राइब करे, फिक्स करे, उसी में ही परफॉर्मेंस होगी, प्रोमिसर करेगा। लेकिन अगर ये है कि जो है परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट पे होगी, एप्लीकेशन पे होगी, किस तरफ से, प्रोमिसी की तरफ से, तो प्रोमिसी फिर रिक्वेस्ट करेगा कि और एप्लीकेशन देगा परफॉर्मेंस के लिए और फिर जो है प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। इसमें एक सेक्शन ये भी था, जैसा कि आई थिंक 49 था, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं थी और टाइम भी फिक्स नहीं था, प्लेस भी फिक्स नहीं था, तो फिर ये ड्यूटी थी प्रोमिसर की कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी को कि वो फिक्स्ड करे टाइम वगैरह और प्लेस, रीजनेबल प्लेस फिक्स करे कि वो वहाँ पे
परफॉर्मेंस दे सके। तो आज के सेक्शन जो थे 5 सेक्शन थे आज के इस लेक्चर के, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं उनके टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, वो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।